हेलो। 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 मेरी आवाज आ रही है आपको? अभी आवाज आ रही है? एक मिनट दोबारा से बताना, मैं माइक लगा रहा हूँ, देखो आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। ओके, अब आ रही बेटा? अब आ रही? सिंपल लगा यार। ओके, अभी आवाज आ रही ना प्रॉपर? थोड़ा रिस्पांस तो एक बार जरा मेरे को माइक लगाने के बाद में, तो इसलिए कह रहा हूँ। माइक, अभी मैं माइक लगा रहा हूँ, अब देखो आवाज आ रही कि नहीं आ रही? अब आ रही? चले। नंदिनी, अभी आवाज आ रही ना मेरी? ओके बेटा, थैंक यू। प्यार का तू ऑफलाइन क्लास लग चलते हैं। ठीक है। और लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर किसका, ये प्रोटीन मतलब सेल के बारे में जो बात कर रहे थे, डिफरेंसेस के बारे में बात कर रहा था मैं। नहीं तो उसने यहाँ तक मतलब कोई बात प्रॉब्लम नहीं थी क्या किसी मिली को? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम थी आपको? चलो मैं एक बार दोबारा से देखता हूँ, फिर बात करता हूँ इस पर, ठीक है ना? दोबारा से चलते हैं। लास्ट टाइम में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं उनके बारे में बात कर रहा था आपसे। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के जो डिफरेंसेस है ना, उनके बारे में आपसे मैं बात कर रहा था। क्लियर बेटा? तो इसमें मैंने सबसे पहले जब जैसे बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उसमें सिंगल मेम्ब्रेन होती है, इसमें डबल मेम्ब्रेन होता है। मेम्ब्रेन में क्या होता है, अगर प्रोकैरियोट पे देखो तो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स कहाँ पर है, ये मेम्ब्रेन में ही है। क्लियर है? और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, इसलिए मेम्ब्रेन में नहीं होते हैं।
मीजोसोम जो इनफोल्डिंग होता है, मैंने आपको बताया था, जो मेम्ब्रेन होती है उसका अंदर की ओर इन्वेजिनेशन होता है, उसे मीजोसोम है ना। यहाँ मीजोसोम नहीं होता। ये सारी चीजें मैंने आपसे बात की थी, इसमें कुछ चीजें रह गई थी, उनके बारे में बात करते हैं, हम आगे चलते हैं, राइट। जैसे कि हम यहाँ पर बात करते कि प्रोटीन कहाँ होता है, तो मैंने आपको बताया था राइबोसोम 70s राइबोसोम के अंदर ही होता है, और यहाँ पर बताया था जैसे साइटोप्लाज्म में भी होता है, प्लास्टिड में भी होता है। क्लियर है, हाँ या ना? ठीक है। अब जैसे कि इसमें हम यहाँ पर प्रोकैरियोट्स से जब एक और बात करते हैं कि प्रोकैरियोट्स में आप देखोगे जो राइबोसोम होता है वो साइटोप्लाज्म में फ्री होता है। कैसा होता है? साइटोप्लाज्म में फ्री होता है। की आवाज आ रही राजपूत साहब? ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बोलते जाना, आवाज ना आए तो भी आप मुझे मैसेज करते जाना। क्लियर, चलते हैं। अब राइबोसोम जो है ना, अगर इसमें देखो तो कहां पर है राइबोसोम? कैसा होता है? तो हम कह सकते हैं ये फ्री होता है। कैसा होता है? फ्री इन साइटोप्लाज्म। मीन साइटोप्लाज्म में पाया था, फ्री कंडीशन में होता है। लेकिन जब यहाँ पर देखोगे तो ये राइबोसोम जो होता है दो टाइप के होते हैं, और यहाँ पर राइबोसोम कैसा है? 70-80 है ना। यहाँ राइबोसोम के बारे में जब बात करते हैं तो राइबोसोम्स दो टाइप के होते हैं, है ना। एक होता है आपका 70s जो प्रेजेंट होता है आपका माइटोकॉन प्लास्टिड के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, आवाज आ रही प्रॉपर? और दूसरा होता है नंदिनी यहाँ पर 80s होता है बेटा। ये जो होता है ना, ये अटैच होता है किसके अंदर, किसके साथ में? तो आप कह सकते हो अटैच विद ईआर। ईआर मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है। क्लियर है? दो हो गए आपके पास, एक हो गया 70s, एक हो गया 80s। मींस यूकैरियोट्स के अंदर जब हम देखते हैं तो हमको 70s भी दिखाई देता है और और 80s भी दिखाई देता है। क्लियर है? ठीक है ना, दोनों ही दिखाई देता है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे बोलते जाना बेटा। क्लियर? ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपसे बताया 80s राइबोसोम जो है कहां पर है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में जुड़ा होता है और प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, दूसरी बात, क्या जो इसका साइटोप्लाज्म होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, मींस सेल है, बैक्टीरिया है, तो इसका ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर क्रोमोसोम है। क्या इसका जो साइटोप्लाज्म ये है ना, क्या इसके चारों तरफ ऐसे मूव करता है, साइक्लोसिस करता है या नहीं करता है? तो ध्यान रखना यहाँ पर क्या होता है, साइक्लोसिस नहीं होती है। क्लियर है? साइक्लोसिस यहाँ पर क्या होती है? अब्सेंट है। लेकिन यही अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर, कहां पर? यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर साइक्लोसिस क्या होती है? प्रेजेंट होता है। मीन जो साइटोप्लाज्म है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है? राउंड करता, घूमता रहता है। क्लियर? साइज का डिफरेंस होता है, बस केवल साइज का डिफरेंस होता है। ये एक्चुअल में जो एस है ना बेटा, एस जो यहाँ पर ये सेवेनबर्ग बोलते हैं, जैसा ये साइंटिस्ट के नेम पे ही है, उनके नाम पे एस बोलते हैं। जैसे सेंटीमीटर मीटर होता है ना, किलोमीटर, वैसे ही सिर्फ साइज का डिफरेंस है। दोनों ही न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं, मीन्स आरएनए होता है और प्रोटीन होता है इसके अंदर, तो इसलिए हम इसको एक साथ क्या बोलते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन से बने होते हैं। राइट, क्लियर है ना? दोनों ही प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, दोनों ही प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ध्यान रखना इस बात को। क्लियर है इस पे? चलो हम आगे चलते हैं। साइक्लोसिस आपको समझ में आया क्या? यानी कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो अगर साइटोप्लाज्म मूव करता है, सराउंड करता है, तो हम इसे क्या बोलते हैं? साइक्लोसिस। जो कि प्रोकैरियोट्स में क्या होती है? अब्सेंट होती है, बट यूकैरियोट्स में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। क्लियर? अब दूसरी बात, अब जो इसके अंदर जो छोटे छोटे से वैक्यूल्स पाए जाते हैं, मान लो एक सेल है, जैसे यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल में आपने अमीबा देखा होगा, आपने पैरामीशियम देखा होगा, आपने प्लांट सेल भी देखी होगी कि ये क्या होता है, तो हमने कहा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, बाहर क्या होती है? सेल वॉल होती है। हाँ है ना?
इसमें एक डबल स्टैंडर्ड, ये डबल लेयर साउंडेड एक यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, राइट, और इसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं। क्लियर है ना? तो यहाँ पर ये मूव करेगा, इसके साथ तो घूम रहा है, और इसी साइटोप्लाज्म में ही ये क्या है, साइटोप्लाज्म, आप देखोगे इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल्स होता है। क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल्स। इसके अलावा इसके अंदर फूड वैक्यूल्स वगैरह भी पाई जाती है ना। एक बड़ा सा, आपने प्लांट सेल के अंदर जब बात करते हो तो प्लांट सेल में एक बहुत बड़ा सा ऐसा वैक्यूल पाया जाता है ना, वैक्यूल पाया जाता है, और इसके अंदर क्या होता है, लिक्विड होता है। हम इसे एक तरह से बोल सकते हैं सैप वैक्यूल्स भी बोल सकते हैं। एक वैक्यूल्स होता है, राइट, जहाँ पे लिक्विड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हम इसमें अगर इसमें इसे हम बोल सकते हैं, तरह देखा है सैप भरा होता है तो सैप वैक्यूल्स भी बोल सकते हैं। जब बैक्टीरिया के अंदर बात करते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर बात करते हैं, तो यहाँ पर सैप वैक्यूल जो होता है ना, सैप वैक्यूल जो होता है बेटा, वो अब्सेंट होता है। क्या होता है, ये अब्सेंट होता है, ठीक है। तो क्या कोई वैक्यूल पाई जाती है या नहीं पाई जाती है? हाँ, पाई जाती है। कौन सी वैक्यूल पाई जाती है? तो माइंड में याद रखना है, यहाँ पर गैस वैक्यूल पाई जाती है। अच्छा, गैस वैक्यूल पाए जाने का क्या रीजंस है? बैक्टीरिया की सेल जो होती है, प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है, मान लो कहाँ पर है, पानी में ज्यादातर, है ना, तो वहां पर ये फ्लोट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो क्या ये जो गैस वैक्यूल है, ये सारे सेल्स, सारे बैक्टीरिया के अंदर या सारे प्रोकैरियोट्स के अंदर पाया जाता है? नहीं, ध्यान रखना, सभी प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं पाया जाता है, कुछ एक प्रोकैरियोट्स के अंदर ये पाया जाता है। क्लियर है? ये बात समझ में आई क्या? तो मे बी प्रेजेंट कह सकते हैं, क्योंकि सब में नहीं होती है ना, दैट्स व्हाई हम इसको बोल सकते हैं मे बी प्रेजेंट, ठीक है। ओके, ठीक है, तुरंत आगे चलते हैं। जब बेटा यहाँ बात करोगे, अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल के साथ में तो अपनी बात की, अभी अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल के अंदर, तो देखो यहाँ पर सैप वैक्यूल तो पाया ही जा रहा है ना। यहाँ पर देखो सैप वैक्यूल क्या है, प्रेजेंट है, मैंने पहले ही कहा, है ना। और क्या होता है, ये प्रेजेंट है। इसके अंदर और क्या पाया जाता है, तो आप देखो फूड वैक्यूल, जैसे अमीबा के अंदर देखो, है ना, तो फूड वैक्यूल्स भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो क्या फूड वैक्यूल सब में होता है? नहीं, फूड वैक्यूल सब में नहीं होता, लेकिन जैसे अमीबा जो प्रोटोजोन्स है उनके अंदर, या जो प्रोटोजोन्स है उनके अंदर तो पाया जा रहा है। क्लियर है? अब एक बात और देखो, एक प्रोसेस तुमको पहले बताता हूँ, फिर आगे चलता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, आपको मालूम है सेल के अंदर क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है, यहाँ तो न्यूक्लियस है नहीं, न्यूक्लियाइड है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर क्रोमोसोम आपने कहा था। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर क्रोमोसोम जो होता है, ये किससे बना होता है? तो वी नो डीएनए से बना होता है। क्लियर है? तो ध्यान रखो एक प्रोसेस, यहाँ पर जब कभी भी डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, क्योंकि आरएनए कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। टीआरएनए को एक नाम और बोलते हैं, एसआरएनए भी बोलते हैं, सॉल्युबल आरएनए। क्लियर? तो एमआरएनए बना या आरएनए बना, तो ये जो बना ना प्रोसेस, डीएनए से एमआरएनए बना, दिस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, ऐसा होता है कि अगर एमआरएनए से या आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हो, जैसे आपको मालूम है वायरस 2 टाइप के होते हैं, या तो वायरस में डीएनए होता है या तो वायरस में आरएनए होता है। क्लियर है? दोनों में से कोई एक ही चीज होती है। तो जो भी होता है वही जेनेटिक मटेरियल होता है, ये हमको मालूम है। जो भी होता है वो क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है, ये हमको मालूम ही है। क्लियर? तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, जब वायरस जिसमें आरएनए होता है, जब वो अटैक करता है हमारी बॉडी पे, तो सबसे पहले वो डीएनए में चेंज होता है, और ऐसा जब होता है तो क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ऐसा केवल वायरस के केस में ही है। अब इससे क्या बन जाता है? ये बाहर की ओर निकलता है, कहां पर? अभी ये प्रोसेस कहां पर हो रही है? डीएनए से एमआरएनए जो बन रहा है, एक तरह से देखो तो, अगर यूकैरियोटिक सेल के अंदर आप बात करोगे तो न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, राइट।
लेकिन जब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बात करोगे तो ये जो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर क्रोमोसोम है ये कहाँ पर है, साइटोप्लाज्म में ही है। तो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पर होगा, साइटोप्लाज्म में, राइट। सेम जब ये बाहर होता है, जैसे यहाँ पर जैसे न्यूक्लियस है, सपोज ये न्यूक्लियस है आपका, राइट। इस न्यूक्लियस में अभी क्या हुआ, तो आपने देखा डीएनए से क्या बन गया, आपका आरएनए का फॉर्मेशन हुआ, राइट। हाँ है ना। जब ये आरएनए यहाँ से बाहर निकलेगा तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन, कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ट्रांसलेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को बोल सकते हैं ट्रांसलेशन, बोल सकते हैं, क्लियर है। अब मेरे को जल्दी से बताओ, आपको ये समझ में आया क्या, डीएनए से आरएनए का जो फॉर्मेशन हो रहा, दिस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसक्रिप्शन। और न्यूक्लियस से जब बाहर निकलता है, कहां पर, ये मान लो सेल थी ना एक, न्यूक्लियस में क्या हुआ, तो आपने देखा डीएनए का फॉर्मेशन हुआ, डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन हुआ, ये बन गया। अब ये जो बाहर निकला, ये बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म, आया ना। तो बाहर निकलता है जब, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन, क्लियर है, हाँ है ना। इतनी बात समझ में आ गई। चलो, तो अब अगर ये समझ में आया तरनप्रीत, तो हम और आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो, अभी अपने को एक बात और समझ में आ गई तरनप्रीत की, जो प्रोकैरियोटिक सेल है, यहाँ पर चाहे वो ट्रांसक्रिप्शन हो या ट्रांसलेशन हो, मींस ट्रांसक्रिप्शन है ना, एंड ट्रांसलेशन, दोनों ही कहां पर हो रहे हैं, ये दोनों ही साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं। कहां पर हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जो प्रोकैरियोट का होता है, न्यूक्लियस कह लो या फिर डीएनए कह लो, ये कहां पर होता है, साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली होता है ना, क्लियर। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ हो रहा है, तो हम बात करते हैं न्यूक्लियस में हो रहा है, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि ट्रांसलेशन कहां पर हो रहा है, तो देखो साइटोप्लाज्म में हो रहा है। बात समझ में आई क्या, इसमें कोई डाउट किसी को है, कोई डाउट, ओके। अब ये बात हमारे समझ में आ गई, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन, दिस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हो, उल्टा हो, तो हम बोलते हैं इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्लियर है। अब देखो, आपने कहा है राइबोसोम में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। और अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखोगे तो वहां राइबोसोम कहाँ है, साइटोप्लाज्म में है। तो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। समझ में आया क्या, प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में बात करें अगर हम, तो हम कह सकते हैं ओनली इन साइटोप्लाज्म। समझ में आया क्या, ठीक है। लेकिन जब यही बात हम यूकैरियोटिक सेल के अंदर बात करते हैं, तो आपने देखा है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, आपने कहा है ना कुछ देर पहले कि कहाँ प्रेजेंट होता है, देखो 70s कहाँ पर है, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में। 80s कहाँ पर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये कहाँ पर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है कहाँ पर, तो ये साइटोप्लाज्म में है ना, ये कहाँ पर है, साइटोप्लाज्म, क्लियर है। तो अब यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि राइबोसोम इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, क्लियर। अब अगर हमसे पूछा जाता है कि प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है, तो आप बोल सकते हो दो जगह पर होगा। कहाँ पर, तो हम कह सकते हैं प्लास्टिड में भी होगा और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगा, क्योंकि इसके अंदर 70s राइबोसोम है। इसके अलावा तो हम कह सकते हैं ओवरऑल साइटोप्लाज्म में भी होगा। बात समझ में आए क्या, ठीक है। अगर तुमको कहीं क्वेश्चंस के अंदर प्लास्टिड ना मिले, तो वहां तुम्हें क्या मिलेगा, वहां पे मिल सकता है तुमको क्लोरो
क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। क्लियर है? क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। बात समझ आई? यहाँ तक कोई डाउट है यहाँ पर? भूमि, मल्लिका, मनिक एंड मनु, नंदिनी, राजपूत साहब, पीयूष शर्मा, समायरा, जसप्रीत, आप लोग एंड पवनजीत, तरनजीत, आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को तुरंत बोलोगे, ठीक है? क्योंकि एक्चुअल में मैं बताता जाऊंगा, बट अगर मैं मुझे थोड़ा सा रिस्पांस आप करोगे तो मैं और अच्छा आपको बता पाऊंगा। चलो आगे चलते हैं, ठीक है? अब देखो यहाँ पर ये बात समझ में आ गई। अब देखो हमारे बॉडी में बोन्स क्या काम कर, बोन्स का काम क्या है? रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, हाँ या ना? लिफ्टिंग करती है। ऐसे ही जो साइटोप्लाज्म होता है ना, उसको भी एक रिजिडिटी प्रोवाइड होती है। जैसे आप यूकैरियोट्स के अंदर जब आते हो तो यहाँ साइटोप्लाज्म में, जैसे आपने देखा है ना, वाटर हो, अगर आप वाटर को ऐसे डालो तो स्मूथली नीचे गिर जाता है, लेकिन वही अगर आप रबड़ी को डालो, रबड़ी समझ लो, या कोई भी सोल्यूशन हो उसको डालो तो क्या होता है, बहुत स्लो स्लो गिरता है ना? स्लो स्लो क्यों गिरता है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हैं, वहां एक रिजिडिटी डेवलप हो जाती है ना। ऐसे ही अगर आप देखो साइटोप्लाज्म में, यहाँ पर आपसे पूछा जाए क्या साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होते हैं क्या? क्वेश्चन क्या है हमारे पास? साइटो, जैसे कि हम बोन्स को बोलते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पर ये भी रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, तो उसके बिहाफ पे हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन। साइटो मतलब सेल, स्केलेटन मतलब बोन्स जैसा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, साइटोस्केलेटन यहाँ पर क्या होता है? अब्सेंट होता है। लेकिन अगर आप यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म के बारे में बात करो तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि साइटोस्केलेटन क्या होता है, यहाँ पर स्केलेटन क्या होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है। क्लियर है, हाँ या ना? ठीक है, प्रेजेंट होता है, इसमें कोई डाउट है? ओके, हम आगे चलते हैं, ठीक है? अब जैसे अब हम अभी तक साइटोप्लाज्म में थे, अब चलते हैं सेंट्रल पार्ट पे। सेंट्रल पार्ट का मतलब क्या? न्यूक्लियर। तो यहाँ जब आप देखते हो प्लांट सेल हो या फिर यूकैरियोट, प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो या फंगस के सेल हो, तो एक डबल स्टैंडर्ड का मतलब ये ऐसा एक डबल लेयर्ड का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। और इसके अंदर ही क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन शुरुआत में किस थ्रेड फॉर्म में होते हैं। जब ये थ्रेड फॉर्म में होते हैं तो इसे बोलते क्या है? क्रोमैटिन रेटिकुलम। और ये जब थ्रेड्स अलग हो जाते हैं, मीन्स अभी देखो ये थ्रेड लाइक है, जब ये अलग होते हैं तो ये ऐसे कॉइल्ड हो जाते हैं, राइट? तब इसको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। तब क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पर डबल लेयर्ड की मेम्ब्रेन, अगर हम बात करें कहाँ पर? प्रोकैरियोटिक के सेल के अंदर, तो यहाँ पर डबल लेयर की मेम्ब्रेन क्या होती है? अब्सेंट होती है। कह सकते हैं यहाँ पर कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ना, क्या होती है यहाँ पर? अब्सेंट होती है। जब यहाँ बात करोगे यूकैरियोट के अंदर, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट है ना डबल लेयर की। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? प्रेजेंट है। बात समझ में आया क्या? इस न्यूक्लियस के अंदर, जैसे आपने कहा यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर जब न्यूक्लियस के अंदर जाते हो, मान लो अब मैं न्यूक्लियस को बाहर निकाल रहा हूँ, ये न्यूक्लियस हो गया हमारा, ठीक है? ये जैसे डीजे में बॉल नहीं होती वैसे बॉल लाइक होता है, लेकिन बीच बीच में ऐसे होल्स होते हैं जिनसे क्या होता है? मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है। इसके अंदर जो लिक्विड होता है उसको हम बोलते हैं कैरियोप्लाज्म, और बाहर की साइड में क्या है तो हम लोग कहते हैं ये क्या? साइटोप्लाज्म, राइट? बाहर क्या है? साइटोप्लाज्म। तो यहाँ से क्या होता है? मटेरियल का आपस में एक्सचेंज होते हैं। बात समझना है क्या? इसके अलावा आप न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं तो क्रोमैटिन रेटिकुलम तो पाया ही जा रहा है। क्रोमैटिन रेटिकुलम के साथ में आप यहाँ पर देखोगे एक ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है विदाउट मेम्ब्रेन का, जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस, है ना? क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस।
और जो राइबोसोम है ना, राइबोसोम के दोनों फ्रेगमेंट का फॉर्मेशन कहाँ होता है? न्यूक्लियोलस में। कैसा है ये? विदाउट मेम्ब्रेन है, राइट। और राइबोसोम भी कैसा है? विदाउट मेम्ब्रेन है। तो न्यूक्लियोलस का राइबोसोम का जो सिंथेसिस होता है, फॉर्मेशन होता है दोनों कंपोनेंट का, वो कहाँ पर? न्यूक्लियोलस में होता है। दैट इज द वन रीजन आल्सो नोन एज राइबोसोमल फैक्ट्री। ठीक है, दैट इज द वन रीजन व्हाई इट इज नोन एज राइबोसोमल फैक्ट्री। क्लियर है? ठीक है। अब देखो, जो मैं आपसे बात कर रहा था, यहां बात करते हैं। ठीक है, यहां बात करते हैं तो हम यहाँ पर जो छोटा सा पॉइंट मेरे को लिखना है, लिखना क्या है कि न्यूक्लियोलस का क्या है सीन, पाया जाता है या नहीं पाया जाता। तो ध्यान रखना, यहाँ पर न्यूक्लियोलस क्या होता है? अब्सेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियोलस क्या है यहाँ पर? अब्सेंट है। लेकिन यहाँ पर जब बात करते हैं तो क्या है? प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस। क्लियर है? अब डीएनए की बात करो, डीएनए कैसा होता है? तो आपको मालूम है ना, ये ऐसा एक डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंड, 2 थ्रेड होते हैं इसलिए डबल स्टैंड बोलते हैं, है ना। और कैसा है? सर्कुलर है। कैसा है? सर्कुलर है। और जब यहां बात करोगे तो यहाँ पर ये डबल स्टैंडर्ड होगा। और कैसा होगा? इसमें देखो 2 टर्मिनल्स पाए जाते हैं। तो ये कैसा है? लीनियर है। पहली बात, डबल स्टैंडर्ड है ना। और कैसा है? लीनियर है। यहां पर देखो कैसा है, तो डबल स्टैंडर्ड है और कैसा है? सर्कुलर है। क्लियर है? कैसा है? सर्कुलर है। यू नो, प्रोटीन्स इसमें पाई जाती है। ठीक है, प्रोटीन 2 टाइप की होती है, एक होती है हिस्टोन प्रोटीन और एक होती है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। क्लियर? तो जब आप यहाँ देखते हो तो यहाँ पर क्या होता है? बना किसका होता है? ये आप कह सकते हो मेड अप ऑफ डीएनए, है ना। बट जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो अब्सेंट होता है। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है ये भी मैं बताता हूं। ठीक है, देखो यहां जब बात करोगे तो मेडअप किसका है? डीएनए के साथ में क्या है यहाँ पर? प्रोटीन से। और प्रोटीन कितने टाइप के? 2 टाइप की होती है, एक नॉर्मल प्रोटीन, दूसरी क्या होती है? हिस्टोन प्रोटीन, है ना। एक जो प्रोटीन है वो है, और दूसरी क्या है? हिस्टोन प्रोटीन। क्लियर? नॉन हिस्टोन प्रोटीन यानी NHC, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। ठीक है, ये जो हिस्टोन प्रोटीन होती है ये 5 टाइप की होती है, राइट। कितने टाइप की होती है? 5 टाइप की। यू नो वन, H2A, H2B, H3, H4 एंड H1। ये 5 टाइप की होती है। क्लियर है? आपको मालूम है ना सेल कितनी बड़ी होती है? माइक्रोस्कोपिक होती है, छोटी सी होती है, है ना। सेल के अंदर न्यूक्लियस तो और छोटा होगा। आपको मालूम है जैसे जो न्यूक्लियस है उसके अंदर डीएनए होता है, डीएनए की लेंथ अगर आप देखोगे तो लगभग 2 मीटर के आसपास होती है। कितना? नियर अबाउट 2 मीटर। जैसे हमारे अंदर आप देखोगे ना लगभग 2 मीटर के आसपास है। तो आप सोचो एक छोटी सी सेल में इतना बड़ा सा डीएनए कैसे आ जाता है। आपने घर में देखा होगा जैसे साड़ी होती है, साड़ी जानते हो ना आप, तो वो 6 मीटर की होती है, लेकिन हम उसे पैक करते हैं तो एक छोटे से सूटकेस में आ जाती है, बैग में आ जाती है। कैसे? क्योंकि हम फोल्डिंग करते हैं, राइट। हम फोल्डिंग करते हैं ना। तो सेम एज ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ना बेटा, सेम एज जो हिस्टोन प्रोटीन है ये भी क्या करता है? फोल्डिंग में हेल्प करता है। ठीक है, देखो कैसे। आप एक वाटरमेलन लो, वाटरमेलन को क्या करो, अगर मैं और तुम केवल खाने वाले हैं तो हम क्या करेंगे? इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, हम आप खा जाएंगे। हम लोग खाने वाले थे, इसके उसी के टाइम पे तुम्हारे साथ में 2 और फ्रेंड्स आ गए, तो हमने कहा अकेले खाने से अच्छा उनको भी दे देते हैं। ठीक है, अभी ये 4 लोग हम खा रहे हैं, खाने वाले थे तब तक 4 तुम्हारे फ्रेंड्स और आ गए। तो अब क्या करना पड़ेगा? पहले ऐसे कट किया, फिर ऐसे कट किया 90 पे, और अभी ऐसे कट कर दे तो टोटल कितना हो जाए? 8 पीस में डिवाइड हो जाएगा ना। हाँ या ना? वाटरमेलन अगर हम लेते हैं तो इस तरह से 8 पीस में डिवाइड होगा या नहीं होगा? जल्दी से बोलो।
नंदिनी एंड तरनजीत जल्दी से बोलो, होगा ना? तो इस तरीके के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं ऑक्टोमर। क्या बोलते हैं? ऑक्टोमर। 8 यूनिट हो गई। अब इसमें देखो क्या होता है, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर H2A, H2B, H3 और H4 होता है। क्लियर है? 4 आगे 4 पीछे, 8 हो गया ना। इसके ऊपर जो डीएनए होता है वो ऐसे रैप होता है, राइट? ऐसी कॉइलिंग बन जाती है। क्लियर? एक ऐसा और बनेगा, मान लो आगे ऐसे ढेर सारे बनते जाएंगे। अब इस यहां से स्टार्ट करके जो यहां तक का है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। एक साथ डीएनए और हिस्टोन पार्टिकल को। तो दो न्यूक्लियोसोम को कह सकते हो। आपस में कनेक्ट कौन करता है? तो हम यहाँ पर बात करते हैं, दोनों को कनेक्ट करता है यहाँ पर H1 हिस्टोन प्रोटीन। कौन करता है? H1 हिस्टोन प्रोटीन। बात समझ में आई क्या? हिस्टोन ऑक्टोमर ये भी है, हिस्टोन ऑक्टोमर ये है। अभी देखो ये जो रैपिंग होती है ना, बीड लाइक, इसके वजह से ही 2 मीटर का जो डीएनए है वो एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर आ जाता है। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई क्या? हाँ या ना? जल्दी से बोलो, समझा क्या? चलो ओके, मैं मान लेता हूँ आपको समझ में आ गया क्योंकि आप बोल नहीं रहे। क्लियर है? तो हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एब्सेंट है। बात समझ में आ गई? बट नॉन हिस्टोन प्रोटीन यहाँ भी पाई जाएगी प्रोकैरियोट्स में भी। क्लियर है इतनी बात? चलो आगे चलते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन मेरा ये है, जो डीएनए है आपका, आपने जो अभी बात की डीएनए के बारे में, तो डीएनए कहाँ पाया जाएगा? क्या केवल न्यूक्लियस में पाया जाएगा या उसके बाहर भी पाया जाएगा? तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखो तो यहाँ पर आपने कहा है ये जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है। इसके अलावा जो प्लास्टिड है और माइटोकांड्रिया है, इसके अंदर भी क्या होता है? डीएनए सर्कुलर पाया जाता है, राइट? कैसा डीएनए? सर्कुलर पाया जाता है। यहाँ पर जो डीएनए कैसा है? ये लीनियर है। लेकिन जो प्लास्टिड और माइटोकांड्रिया का डीएनए होता है वो कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, जैसा कि प्रोकैरियोट का होता है वैसा ही होता है। क्लियर है? तो आपने देखा यहाँ पर जब डीएनए के बारे में हम बात कर रहे हैं तो डीएनए कहाँ पर है? एक तो न्यूक्लियस के अंदर है ना? दूसरा हम बात करें तो हम कह सकते हैं प्लास्टिड के अंदर भी पाया जा सकता है, पाया जाएगा, है ना? और अगर आप देखो तो प्लास्टिड के साथ में ये कहाँ पर, तो हम बात करते हैं माइटोकांड्रिया में भी पाया जाता है। क्लियर है? हाँ या ना? लेकिन जब यही डीएनए हम यूकैरियोट्स की जगह प्रोकैरियोट्स में बात करते हैं तो डायरेक्टली कहाँ प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में। डायरेक्टली कहाँ प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म ओनली। क्लियर है? हाँ या ना? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? चलो आगे चलते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर आगे, आप लोग रिस्पॉन्स भी करते रहो। हाँ, कुछ डाउट्स है तो पूछते रहो। एमडीएनए प्रेजेंट, एक्चुअल में जो भी डीएनए डायरेक्टली एमआरएनए से बनता है, सॉरी जो भी एमडीएनए नहीं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोल सकते हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए होता है उससे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, दैट्स व्हाई एमडीएनए बोलते हैं उसको। चलेगा? ठीक है। समझा नंदिनी? चलो आगे चलते हैं। अब देखो जब आप डीएनए के बारे में बात करते हैं ना, तो यहाँ पर इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं? 3 कंपोनेंट। जैसे पहले मैं नोट डाल के आपको बताता हूँ। एक होता है शुगर कंपोनेंट, राइट? 5 कार्बन का एक शुगर होता है, ठीक है, जिसे राइबोस शुगर कहते हैं। और ना जो कार्नर्स होते हैं, इन कार्नर्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कार्बन होता है, राइट? दिस इज नंबर 1, नंबर 2 कार्बन, नंबर 3 कार्बन, नंबर 4 कार्बन एंड नंबर 5 कार्बन। इस नंबर 1 पे क्या होता है? यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस जुड़ते हैं।
नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं आप देखो वो 5 टाइप के होते हैं, एजी कट है ना, आर्जिनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरिसिल, थायमिन, इनके बारे में बात करूंगा मैं आपसे। और यहाँ पर क्या जुड़ता है, इस जगह पर फास्फेट ग्रुप जुड़ता है नंबर 5 पे। क्लियर? तो इस पूरे को अगर आप केवल शुगर और नाइट्रोजनस बेस लेते हो तो इसे बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। और इन तीनों को, एक कंपोनेंट को एक साथ अगर हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं, ध्यान रखना यहाँ पर एजी कट जो मैं बोल रहा हूँ आपसे, ये कोई एक होगा, मतलब पांचों एक साथ नहीं होगा, एक न्यूक्लियोटाइड में एक ही होगा। इसको क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। क्लियर? ये या तो ए होगा, या तो जी होगा, या तो सी होगा, या तो यू होगा, या तो टी होगा। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। एंड व्हाट इज डीएनए? डीएनए और आरएनए को दोनों को एक साथ हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं ना, हाँ है ना। तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड, ध्यान रखना न्यूक्लिक एसिड होता क्या है? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ध्यान रखना, अगर आप डीएनए के बारे में बात कर दो ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनस बेस की भी पे, ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनस बेस, अगर आप डीएनए की बात करते हो तो डीएनए में कम से कम 4 बेस पेयर होगा। ए कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड, राइट। मान लो इसको हम लाइन से रिप्रेजेंट करें कि एक न्यूक्लियोटाइड है, मान लो, ठीक है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन ऐसे भी। ए होगा, जी होगा, क्लियर, सी होगा और टी होगा। अगर कहीं पर ये कम से कम 4 ये प्रेजेंट हो, ऐसा ये आपस में ज्वाइंट होते हैं, ठीक है, एक लाइन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। एजीसीटी है तो क्या बोलेंगे इसको हम? और दूसरा कॉम्बिनेशन भी देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। मान लो एक लाइन है, यहाँ पर ए है, दूसरी लाइन में यहाँ पर जी है, तीसरी लाइन में यहाँ पर क्या है, सी है, और चौथी लाइन में यहाँ पर यू होता। ये सबके साथ में फास्फेट जुड़ा हुआ है, न्यूक्लियोटाइड ही है। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, ये 4 न्यूक्लियोटाइड कम से कम जब एक साथ में होते हैं, जिनमें एक ए हो, एक जी हो, एक सी हो, एक यू हो, या फिर एक ए हो, एक जी हो, एक सी हो, एक टी हो, कम से कम 4 होंगे एक साथ में न्यूक्लियोटाइड, तो इसे हम बोलते हैं डीएनए। यानी अगर टी हुआ तो क्या बोल रहे हैं? डीएनए। और यहाँ पर यू है तो क्या बोलेंगे हम इसे? आरएनए। क्लियर है? हाँ या ना? इतनी सी बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो मैं क्यों बता रहा था। जब आप प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आते हो, कहां पर? आप जब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आते हो वहां पर ए और टी का रेशियो देखते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं द रेशियो ऑफ ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी। तो ये क्या होता है? लो होता है, मीन्स लेस देन 1 होता है। लेकिन जब आप यूकैरियोटिक सेल के अंदर बात करते हैं तो इसका रेशियो हमेशा 1 से ज्यादा होता है। बात समझ में आई क्या? ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी का रेशियो 1 से ज्यादा होता है। मतलब कैसा होता है? आप कह सकते हो हाई होता है। जैसे वहां पर लो था, यहाँ पर क्या हाई है। बात समझ में आया क्या? ठीक है, अब देखो एक छोटी सी और बात करते हैं, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं तंजीत। फिर से मैं आपको एक बैक्टीरिया की सेल बना के दिखाता हूँ। ये है आपकी एक बैक्टीरिया, सपोज दैट इसके अंदर क्या है आपका, ये डीएनए है सर्कुलर, राइट। और इसके अंदर एक ऐसा 70S राइबोसोम होता है। इसके अलावा समटाइम क्या होता है, एक ऐसा छोटा सा डीएनए का सेगमेंट पाया जाता है, ठीक है। छोटा सा डीएनए का सेगमेंट पाया जाता है, दिस इज नोन एज प्लाज्मिड। इसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड, या फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं। बात समझ में आई क्या? ये बैक्टीरिया में पाया जा सकता है, ये बैक्टीरिया में पाया जाता है, सब में नहीं पाया जाता लेकिन बैक्टीरिया में पाया जाता है। ये है क्या?
बना किसका है? तो आप कह सकते हो मेड अप ऑफ डीएनए। प्लाज्मिड समझ में आया, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ये जो बैक्टीरिया में एक टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें ये हेल्प करता है। और इस प्लाज्मिड की हेल्प से हम बायोटेक्नोलॉजी में आज के टाइम बहुत ज्यादा इसका वर्क करते हैं, हम एज अ वेक्टर यूज करते हैं। क्लियर है? चलो, इसके बैक्टीरिया के बॉडी के बाहर समटाइम क्या होता है, यहाँ पर फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। बट ये फ्लैजेला फ्लैजेला जो है ना, ये मूवमेंट में हेल्प करता है, लेकिन ये फ्लैजेला जैसा कि यूकैरियोटिक सेल होती है वैसा नहीं होता है। क्लियर है? जैसा कि यूकैरियोटिक सेल में होता है फ्लैजेला, वैसा नहीं होता है। इसके अंदर कुछ छोटे छोटे से ऐसे ट्यूबुलर पार्ट्स निकले होते हैं, और कुछ यहाँ पे ब्रिशल लाइक ऐसे ऐसे भी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, हेयर लाइक। ये जो ट्यूबुलर वाला होता है दिस इज नोन एज पिलाई। इसे क्या बोलते हैं? पिलाई। जैसे फ्लैजेला की बात करें तो ये मूवमेंट में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। बट ये पिलाई जो होता है और जो फिमरी है ना, इसे बोल सकते हैं फिमरी, राइट। ये दोनों क्या करते हैं, किसी सरफेस से अटैच होने में हेल्प करते हैं, अटैच टू सरफेस। बात सुनना है क्या? मीन्स यहाँ पर कह सकते हैं हेल्प इन अटैच टू सरफेस। क्लियर है? इतनी बात सुनना है क्या? यहां पर जो फ्लैजेला, ओके, यहाँ जो फ्लैजेला है ना बेटा, इसके अंदर जो अरे यहाँ फ्लैजेला जो होता है, अगर आप देखो तो ये फ्लैजेला का जो अरेंजमेंट होता है 9+0 होता है। ठीक है, 9+0 होता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो फ्लैजेला होता है, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये होता है 9+2। कैसा होता है? 9+2 पैटर्न होता है। मीन सेंटर में 2 प्रोटीन होती है और उसके चारों तरफ 9 होती है। जैसे मान लो ये पूरा एक कॉर्ट है, राइट। ये हब रीजन हो गया। हब रीजन में कितना, दो दो प्रोटीन है, और इसके अलावा यहाँ पर 1 2 3 ऐसे करके टोटल टोटल कितने, 9 होते हैं, राइट। टोटल ऐसे 9 होते हैं पेरीफेरी पे। तो यही अरेंजमेंट अगर आप यहाँ पर देखो तो सेंटर वाला जो है वो नहीं है किसमें, प्रोकैरियोट्स के अंदर। क्लियर है ये बात? ठीक है। और जब बात करते हो फ्लैजेला के बारे में, आपने कहा तो ये बना किसका होता है? जब इसके अंदर बात करते हैं तो ये बना होता है फ्लैजेलिन प्रोटीन से। कह सकते हैं मेड अप ऑफ, तो हम लोग यहाँ पर एफ से फ्लैजेला और एफ से फ्लैजेलिन याद रखेंगे। ठीक है। लेकिन वही जब आप बात करते हो यूकैरियोट्स के अंदर, तो यहाँ पर आप देखो तो आप यहाँ ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन से। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? हाँ है ना? चलो, आपने पढ़ा है सेल डिवीजन के बारे में, तो आपने पढ़ा है 2 टाइप का सेल डिवीजन होता है। ठीक है, आपने 2 टाइप का सेल डिवीजन पढ़ा है, एक पढ़ा है माइटोसिस, एक पढ़ा है मियोसिस। ठीक है। जब माइटोसिस के बारे में बात करते हो तो वहां पर एक केस, एक फेज होता है जहां पर बोलते हैं स्पिंडल फाइबर का डेवलपमेंट। तो उसे बोलते हैं क्या हम लोग, माइटोटिक स्पिंडल बोलते हैं। ये हम सेल डिवीजन में आपको डिटेल में बताऊंगा, राइट। यहाँ पर देखो तो ऐसा नहीं होता है। क्लियर? नहीं फॉर्म होता है। कब? जब सेल डिवीजन होता है, इन सेल डिवीजन। और जब यहाँ की बात करते हो यूकैरियोट्स के अंदर, तो यहाँ पर माइटोटिक स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। कब? सेल डिवीजन में। ठीक है, फॉर्म्ड, याद रहेगा। जब आप बात करते हो बैक्टीरिया के अंदर या प्रोकैरियोट्स के अंदर, एक्चुअल में यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो होता ही नहीं है, लेकिन प्रोटोटाइप यहाँ पे मिल जाता है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या है, अब्सेंट है। लेकिन जब यही यहाँ पर बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर क्या है, होता है। मतलब एसेक्सुअल भी होता है, कुछ में जो लोअर है, बट जो हायर है उनके अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है।
प्लांट के अंदर एक टाइप का और रिप्रोडक्शन होता है जिससे बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्लियर? जिसे बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अच्छा मुझे कोई आंसर करे भूमि, ये अपने पास जो इस क्लास में, क्लास 11 में जो बच्चे हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अपने पास में? परमजीत, कितने टोटल स्टूडेंट आते हैं? क्योंकि अभी तो मेरे को 8 ही दिख रहे हैं। चलो कोई नहीं, 12 होते हैं, बट अभी केवल 8 ही दिख रहे हैं मेरे को मिला के 9 है। अच्छा मैंने जो आज अभी बात करी अभी प्रोकैरियोटिक सेल के बीच में और यूकैरियोटिक सेल के बीच में जो डिफरेंस के बारे में मैंने आपको बताया, वो समझ में आया आपको? ओके। मनु जो अभी हमने बात करी है समझ में आया बेटा आपको, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में? रामजीत, किसी को कोई डाउट? नहीं ना? ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, डिफरेंस थोड़े छोटे से हैं लेकिन इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, अब देखो, क्योंकि आपने डिफरेंस के बारे में बात किया तो अब हमको बात करनी पड़ेगी सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। ठीक है, तो हमारी अभी डिटेल में बात, थोड़ी सी बात करते हैं। तो हमारे पास हेडिंग क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात करें। ठीक है, एक बात समझना, जब प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात करते हैं तो इसमें किसके किसके बारे में बात करते हैं? यानी कि हम इसमें बैक्टीरिया को भी रखते हैं, बेसिकली तो रखते ही है। आपने जो ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में बात किया था इससे पहले भी मैंने बताया आपको, ब्लू ग्रीन एल्गी को ही क्या बोलते हैं हम लोग? बीजीए बोलते हैं, या फिर इसे ही हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हैं साइनो बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं, इसको रखते हैं। इसके अलावा इसी के अंदर हम लोग माइकोप्लाज्मा को भी रखते हैं। माइकोप्लाज्मा जो होता है ये बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, कह सकते हो। और इसका दूसरा नाम होता है, माइकोप्लाज्मा का एक दूसरा नाम भी होता है पीपीएलओ, पीपीएलओ, यानी कि इसे बोलते हैं प्लूरी न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, लाइक ऑर्गेनिज्म। यू नो वन थिंग कि ये सबसे छोटा होता है। ये कैसा होता है? सबसे छोटा होता है। ठीक है, और इसमें सेल वॉल क्या होती है बेटा? एब्सेंट होता है माइकोप्लाज्मा में। तो दैट इज द वन रीजन व्हाई इट इज नोन एज जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम, है ना? इसका शेप कैसा होगा? शेप बहुत डिफरेंट डिफरेंट होता है क्योंकि सेल वॉल यहाँ पर एब्सेंट होता है। क्लियर है? हाँ यार, चलो ये बात समझ में आ गई। पीपीटी में मैं इसका जो पीडीएफ है वो सेंड करता हूँ, जो मैं अभी लिख रहा हूँ ना, ये सारी चीजें मैं आपको शेयर करूंगा ग्रुप पे। ठीक है, बस अभी आप इस अभी चीजें देखो कि जो समझ में नहीं आता है वो मेरे से पूछते जाना। ठीक है, और वीडियो तो सर ही भेजेंगे क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही तो सर के पास ही हो रही होगी ना। आप एक बार राहुल सर से बात करना इस बारे में, वीडियो मिल सकता है। ठीक है, देन ओके आगे चलते हैं। मैंने आप बताया कि इसमें किसकी किसके बारे में हम लोग पढ़, मतलब क्या क्या रखते हैं। अगर आप साइज के बारे में बात करो तो साइज नो डाउट बहुत छोटा होता है, स्मॉलस्ट होता है, माइक्रोन्स में होता है। साइज कैसा है? अगर आप साइज के बारे में बात करें तो कैसा है? स्मॉलर है। तभी तो हमें माइक्रोस्कोप्स वगैरह की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इनमें देखोगे रेप्लिकेशन यानी जो जो डिवीजन होता है बहुत तेजी के साथ में होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर दूसरा पॉइंट मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ यहाँ पर क्या? मल्टीप्लाई। ठीक है, वेरी फास्ट, मतलब रिप्रोडक्शन एक तरह से कह सकते हो, रिप्रोडक्शन जो होता है बहुत तेजी के साथ में होता है ना? बाइनरी फिजन होता है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में किसमें मल्टीप्लिकेशन बहुत तेजी के साथ में होता है, जल्दी होता है, तो ध्यान रखना प्रोकैरियोट से क्या होता है? तेजी के साथ में होता है। या मैं यहाँ पर पूरा पॉइंट ही लिख देता हूँ, फास्टर देन
अभी तो याद रहेगा ना, हाँ है ना। अब इसके अगर हम बात करें शेप के बारे में कि बैक्टीरिया का शेप कैसा होता है, क्लियर। आप देखो बैक्टीरिया ऐसा स्फेरिकल हो सकता है बॉल की तरह, राइट। बैक्टीरिया ऐसा रॉड शेप में भी हो सकता है, ठीक है, रॉड शेप में हो सकता है, क्लियर। बैक्टीरिया ऐसा कॉमा शेप में भी हो सकता है, और बैक्टीरिया ऐसा क्वाइल्ड भी हो सकता है, क्लियर। अगर रॉड से ये सब ऐसा स्फेरिकल होता है तो बोलते हैं कोकस, अगर ऐसा हुआ तो बोलते हैं बैसिलस, ठीक है। अगर कॉमा शेप में हुआ तो बोलते हैं विब्रियो, और ऐसा क्वाइल्ड हुआ तो स्पाइरिलम बोलते हैं, स्पाइरिलम बोलते हैं। कब बोलेंगे? जब क्वाइल्ड होगा। बात समझ में आया क्या आपको? हम्म। अब ये शेप और साइज तो इनका अलग अलग होता है, ठीक है, शेप और साइज तो अलग अलग होता है, बट अंदर अगर कंटेंट देखोगे ना तो जैसा अभी तक हमने बात किया केवल वैसा ही होता है, ठीक है। अब एक और बात करते हैं यहाँ पर, एक बात ध्यान देना है यहाँ पर, कोकस के अंदर राउंडेड है ना, तो ये जब आप बात करो कि क्या इसके अंदर फ्लेजला पाया जाता है, तो यू नो वन थिंग, कोई भी फ्लेजला नहीं पाया जाता, बट ये अपने आप से राउंड करते करते मूव कर सकता है, क्लियर है। नॉन मोटाइल फॉर्म कर सकते हो या राउंड करते हो मूव कर सकते हो, लेकिन कोई फ्लेजला वगैरह इसके अंदर नहीं पाया जाता, राइट। चलो अभी और बताता हूँ। जब हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट, जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पर किसके बारे में, फ्लेजला के बारे में, है ना। देखना एक बार, अगर किसी बैक्टीरिया में एक भी फ्लेजला नहीं है तब क्या होगा? किसी बैक्टीरिया में एक फ्लेजला केवल पाया जा रहा है तब क्या बोलेंगे, ठीक है। किसी बैक्टीरिया के में दोनों साइड में ऐसे फ्लेजला पाया जाए तो क्या बोलेंगे, ठीक है। किसी बैक्टीरिया में केवल एक ही साइड में बट एक से ज्यादा पाया जाए तो क्या बोलेंगे, और किसी बैक्टीरिया की बॉडी के चारों तरफ ऐसा 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 स्ट्रक्चर पाया जाए तो क्या बोलेंगे। सीलिया कह लो, फ्लेजला मत बोलो तो सीलिया बोल सकते हो, ऐसा पाया जाए तो क्या बोलेंगे। इसे बोलते हैं ए ट्राइकस, ठीक है, और इससे बोलते हैं मोनोट्राइकस, ठीक है। यहाँ पर क्या है, दोनों साइड में, दैट्स वाई एम्फी ट्राइकस बोलते हैं, और यहाँ पर लोफो बोलते हैं, लोफो ट्राइकस। समझ में आया क्या बता? दिस वन इज यहाँ पर नॉलेज पूरी बॉडी पे है, दैट्स वाई पेरी ट्राइकस। बात समझ में आया क्या? क्लियर? ओके, नेक्स्ट। जितना बात, ये बात समझ में आ गई क्या? कब बोलेंगे हम पेरी, कब बोलेंगे ए ट्राइकस, कब बोलेंगे मोनोट्राइकस, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब चलो हम एक बैक्टीरिया की सेल लेते हैं और उसके बाद में उसकी बात करते हैं, ठीक है। मान लो को हमने को यहाँ पर बैक्टीरिया की एक सेल ले लेते हैं, ठीक है। फिर उसके अंदर देखते हैं क्या क्या चीजें पाई जाती है, सबसे बाहर क्या कौन सी लेयर होती है, क्लियर। इन सब के बारे में हम बात करेंगे, ठीक, क्या क्या स्ट्रक्चर इसके अंदर पाए जाएंगे, क्लियर। देखो ये एक बैक्टीरिया की बड़ी सी सेल मैंने बना दी, बड़ी इसलिए बना रहा हूँ जैसे सारी चीजें हम बार बार देख सके, बट इतनी बड़ी होती नहीं है, क्लियर है ना। अब इसके अंदर क्या होगा, एक ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर क्रोमोसोम होगा। इसके अंदर और क्या होगा, तो एक ऐसा 70s राइबोसोम होगा, है ना। इसके अलावा बाहर अगर सेल वॉल है तो ये अंदर की ओर क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की ओर ऐसा 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 भी हो सकता है, इनवर्ट फोल्डिंग हो सकती है। इनवर्ट फोल्डिंग होती है तो इसे बोलते क्या है, मीजोसोम, मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है। मान लो अंदर की ओर फोल्डिंग हो गई तो इसे क्या बोलते हैं, मीजोसोम बोलते हैं,
क्लियर, ठीक है, ये हो गया। कुछ एक जो जैसे जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसके अंदर कुछ ऐसा इसी मेम्ब्रेन से निकल के आगे की ओर बढ़ के एक तरह से कह सकते हैं उसके अंदर क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स वगैरह पाए जाते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, राइट। इनके बारे में बात करनी हम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर क्रोमोसोम है इसे हम लोग बोलते क्या है, यहाँ पर ये नेकेड है, मींस डबल लेयर की मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं है, तो दैट्स व्हाई न्यूक्लियोइड बोलेंगे इसे हम। या इसे हम दूसरा नाम बोलते हैं जीनोफोर, ठीक है। या फिर हम इसे तीसरा नाम भी बोल सकते हैं, इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोल सकते हैं, क्योंकि क्लियर नहीं है ना, सेपरेट नहीं है ना साइटोप्लाज्म से, दैट्स व्हाई इसे हम क्या बोल सकते हैं, इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, ठीक है। 70s राइबोसोम तो है ही इसके अंदर, 70s राइबोसोम तो है ही ना, क्लियर है। इसके अलावा जैसे मैंने आपसे बताया था कुछ एक में क्या होता है ऐसा डबल स्टैंडर्ड लीनियर वाला, जिसे क्या बोलते थे हम लोग, प्लाज्मिड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, प्लाज्मिड बोलेंगे, क्लियर है। अब इंक्लूजन के बारे में बात करो, जैसे ये मान लो इसके अंदर क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं, तो आप इसको क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं हम क्रोमेटोफोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमेटोफोर्स बोलते हैं। और ये क्रोमेटोफोर्स जो होते हैं ना फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, पार्टिसिप किस में हेल्प करते हैं, फोटोसिंथेसिस में, या रो हेल्प इन फोटोसिंथेसिस कह देता हूँ मैं, डायरेक्ट सही रहेगा, ठीक है। बात सुनना है, ये आपका 70s राइबोसोम है, ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। नॉर्मली इसके दोनों फ्रेगमेंट जो होते हैं अलग अलग होते हैं, क्लियर है। नॉर्मली दोनों फ्रेगमेंट क्या होते हैं, इसके अलग अलग होते हैं। इसके अंदर और क्या पाया जा सकता है, कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जा सकते हैं, कुछ यहाँ पर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, राइट, ऐसे ग्रेन्यूल्स पाए जा सकते हैं। इन ग्रेन्यूल्स को हम बोलते क्या है, इनके बारे में, अब इसमें क्या चीज है उसके बेसिस पे हम लोग इसको बोलते हैं नाम। जैसे मान लो यहाँ पर है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, फास्फेट ग्रेन्यूल बोल सकते हैं। अगर फास्फेट है तो उसको हम बोल सकते हैं फास्फेट ग्रेन्यूल्स बोल सकते हैं, क्लियर है। या फिर हम इसको बोल सकते हैं साइनोफिशियल, है ना, डिपेंड करता है क्या है, ठीक है। तो इसलिए साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल बोल सकते हैं, ठीक, उसके बेसिस पे समझ में आए क्या, कुछ चीजें आपको समझ में आए। और ये जो ग्रेन्यूल्स है उनका काम क्या होता है, ये जो आपने दोनों ग्रेन्यूल्स के बारे में बात किया ना, इनका काम क्या होता है एक्चुअली बेटा, ये इनके अंदर स्टोरेज के फॉर्म में काम करते हैं। मीन्स ये क्या करते हैं, हम इन्हें बोल सकते हैं, एक वर्ड में बोले तो बोल सकते हैं स्टोरेज ग्रेन्यूल्स बोल सकते हैं, ठीक है। स्टोरेज ग्रेन्यूल्स कहाँ पर, साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं, क्लियर है, हाँ या ना। कुछ एक ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं, ठीक है, कुछ एक ऐसे कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो जहां जिनमें क्या होता है, जिनमें क्या होता है, ये सेल, ये क्या सबसे बाहर आपने कहा, ये सेल वॉल है, क्या है, सेल वॉल है, ठीक है ना। मैं इसको दोबारा से लिखता हूँ, पूरा लिखता हूँ क्लियर से, ये क्या है, आप ना माइक भी ऑन कर सकते हो, सेल वॉल है। और ये जो रेड वाली है ना, इसे क्या बोलते हैं हम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा कि यूकैरियोट्स का कंपोजिशन होता है कुछ वैसा ही होता है, क्लियर है। कुछ एक बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, इसके बाहर, ठीक है, किसके बाहर, ये जो आपका सेल वॉल है इसके बाहर एक लेयर पाई जा सकती है, ठीक है, पॉलीसैकेराइड की बनी हुई एक लेयर इसके बाहर पाई जा सकती है। उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, कुछ में पाई जा सकती है, ठीक है। इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, क्या बोलेंगे, ग्लाइकोकैलिक्स, क्लियर।
इतनी सी चीजें होती हैं। अब ये जो आपका, मैं एक काम करता हूँ, ग्लाइकोकैलिक्स को इधर लिखता हूँ, कैलिक्स, ठीक है। अब इन तीनों को एक साथ, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा लेना, इन तीनों को एक साथ अगर बोले तो हम बोलते हैं इसे, मैं यहाँ पे लिख दूं, ध्यान देना, यहाँ पर लिखा होगा, इसको एक साथ बोलते हैं सेल एनवेलप, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, तीनों को एक साथ सेल एनवेलप बोल सकते हैं। एनवेलप मीन्स कवर, एनवेलप मीन्स क्या, कवर ना। तो आप देखो ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहर प्रेजेंट है, तो देन सेल वॉल, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन तीनों को एक साथ हम क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं सेल एनवेलप बोलते हैं। क्लियर है, हाँ या ना? चलो ठीक है, बाकी लोग को भी समझ में आ रहा है ना ये चीज। अब मैं इसको सीरियल में अलग अलग चलते हुए, मतलब छोटा छोटा सा पॉइंट मैं सबके बारे में आपको बताने वाला हूँ। बेसिकली मैंने ज्यादातर चीजें आपको यहीं पे बता दी है, बट इसमें थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है मनु एंड नंदिनी? कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बोलते जाना प्लीज बेटा। आप सब लोग, मैं सबके नाम तो अभी याद नहीं मेरे को, लेकिन आप सब लोग किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज करिए। चलो, अब मैं सबसे पहले यहाँ पर जो बात कर रहा था, जो मैंने अभी तक बात करी है, इसी को मैं क्या करता हूँ, अलग अलग पॉइंट्स में बात करता हूँ। क्लियर है, इसी को हम क्या करते हैं, अलग अलग पॉइंट में बात करते हैं, चलेगा। देखो, सबसे पहले जैसे मैंने आपसे बात की एक हेडिंग के बारे में, क्या था अपने पास, सेल एनवेलप, ठीक है। तो सेल एनवेलप के बारे में जब बात करते हो, या फिर कह सकते हो, और कह सकते हो एंड इट्स मॉडिफिकेशन, ठीक है। देखते हैं, तो सबसे बाहर क्या है, तीन लेयर होती है, कितनी है यहाँ पर, ज्यादातर में तीन लेयर है ना, और ये टाइटली, एनवेलप जो होता है टाइटली बाउंड होता है, टाइटली बाउंड स्ट्रक्चर होता है। पहला पॉइंट यहाँ पर यही लिख देता हूँ जिससे आपको याद रहेगा, टाइटली बाउंड, कितने लेयर, तो हमको मालूम है 3 लेयर्ड। आप अपना माइक ऑन करके बात भी कर सकते हो अगर डिस्टरबेंस ज्यादा ना हो तो, ठीक है ना। तो आउटर मोस्ट में हमारे पास क्या है, 1A के बारे में बात करें, ठीक है। 1A में क्या है, तो आपको मालूम है ग्लाइको कैलिक्स, सबसे बाहर है ना। ग्लाइकोकैलिक्स किससे बनी होती है, मेडअप के बारे में बात करोगे तो ये पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। पॉलीसैकेराइड समझ रहे हो, हाँ है ना, पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। क्लियर है, ओके, बात सुन रहे, पॉलीसैकेराइड की ये बनी होती है। और कैसा होता है, ये दो टाइप की हो सकती है जो ग्लाइकोकैलिक्स है। अगर इसका अरेंजमेंट की भी आप पे बात करें, ये अगेन दो टाइप की हो सकती है। क्लियर है, जैसे अगर ये लूजली, इसका कवर कैसा है, लूज कवर है, तो क्या बोलेंगे, ठीक है। अगर हम ये क्या हो जाए, जब टफ हो जाए तब क्या बोलेंगे, ठीक है। टफ कवर हो तो क्या बोलेंगे। अगर आपने नाम सुना होगा, जो मैं अभी लिखने वाला हूं उसके बारे में आपने नाम जरूर सुना होगा। देखो, जब लूज होता है तो बोलते हैं स्लाइम लेयर, आपने स्लाइम मोल्ड्स के बारे में बात की है। क्लियर है, और अगर ये टफ होता है तो इसे बोलते हैं हम कैप्सूल, ठीक है, यस कैप्सूल बोलते हैं नंदिनी, राइट। बात समझ में आया क्या। और ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है सेल को जब कॉलोनी का फॉर्मेशन होता है, राइट। ओवरऑल ये करता क्या है, प्रोटेक्शन करता है, ओवरऑल करता है, प्रोटेक्ट करता है ना, किसको, सेल को, ठीक है। और क्या करता है, हेल्प इन
कॉलोनी फॉर्मेशन। ऐसा नहीं कि हम लोग ही कॉलोनी में रहते हैं, ये भी रहते हैं, बस बिल्डिंग नहीं होती। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई। अब ये क्या करता है, प्रोटेक्शन किससे प्रोवाइड करता है? डब्ल्यूबीसी का नाम सुना है, हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, हाँ है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं? डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करते हैं, राइट। तो एंटीबॉडी क्या करता है, कोई भी पैथोजन जो बॉडी से बाहर का होता है, हमारी बॉडी के बाहर का होता है, उसे हम बोलते हैं एंटीजन। एंटीजन का फुल फॉर्म होता है एंटीबॉडी जनरेटर, राइट। जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर, फॉरेन पार्टिकल कह लो, फॉरेन लिविंग ऑर्गेनिज्म को बोल लो, कुछ भी ऐसा जब बॉडी के अंदर जाता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम सबसे पहले उसको रिकॉग्नाइज करता है, क्या ये हमारे बॉडी का है या हमारे बॉडी का नहीं है। क्लियर? अगर बॉडी का हुआ तो ठीक है, बॉडी का नहीं हुआ तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको डिस्ट्रॉय करना चाहता है, डिस्ट्रॉय करता है, और डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या बनाता है, एंटीबॉडीज बनाता है, राइट। क्या बनाता है? एंटीबॉडीज बनाता है। और एंटीबॉडी जो होते हैं हमारी बॉडी में टोटल कितने टाइप के होते हैं, तो हम कह सकते हैं 5 टाइप के होते हैं, राइट। गम दे, आई जी जी, ऐसे ही आई जी ए, ऐसे ही आई जी एम, आईजीडी और आईजीई। सबसे ज्यादा आईजीजी होता है, सबसे कम ये दोनों होते हैं, ये लगभग लगभग 1% के आसपास होते हैं, और 75% के आसपास आईजीजी है। क्लियर है? तो मैं छोड़ो इसके बारे में। ये क्या एंटीबॉडीज है, ये कब बनती है, ये स्पेसिफिक होती है, एंटीजन स्पेसिफिक होती है। तो ये जो आपका ग्लाइकोकैलिक्स है, ये किसी, जब बैक्टीरिया किसी होस्ट की बॉडी के अंदर जाता है, तो उसका होस्ट की जो बॉडी होती है, उसका इम्यून सिस्टम जो होता है, वो इसको डीके करने लगेगा, डिकम्पोज करने की कोशिश करेगा। तो डिकम्पोज ना होने पाए, ठीक है, तो ये क्या करता है, हेल्प करता है, यानी कि कह सकते हैं इट प्रोटेक्ट, ठीक है, किसको, बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया, ठीक है, किससे करता है, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम WBC। बात समझ में आया क्या? अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, WBC समझ रहे हो ना? ओके। तो इसके पास एक प्रॉपर्टी हो गई, जो कैप्सूल होता है ना, दूसरा जो कैप्सूल होता है, एक बात समझना, जैसे एक आदमी है, राइट, इसके अंदर कोई पैथोजन बाहर का आए, आने के बाद में अगर इस पर्सन की बॉडी क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाए, राइट। तो जो पार्टिकल बाहर से अंदर आया था उसे क्या बोलते हैं, एंटीजन बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो एंटीजन जो होता है, वो क्या होता है, वो एंटीजन वो होता है जो हमारी बॉडी में आने के बाद में हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट में, हमारी बॉडी स्टिमुलेट हो जाए और उसके अगेंस्ट में क्या करे, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दे। क्लियर है ना? यानी जो आपका कैप्सूल है ना, कैप्सूल कैप्सूल तब बनता है मोस्टली जब कंडीशन क्या होती है, एडवर्स होती है। तो इस कैप्सूल में क्या होता है, तो आप कह सकते हो कंटेन एंटीजेनिक, कंटेन एंटीजेनिक प्रॉपर्टी। बात समझ में आया बेटा? आया ना? क्लियर? चलो, आपने कहा था जब ग्लाइकोकैलिक्स से हम आगे निकलेंगे तो हमारे पास क्या था, तो हमने कहा था सेल वॉल थी हमारे पास, राइट। तो हम देखो यहाँ पर सेल वॉल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके मनु। सेल वॉल के बारे में बात करते हैं, तो सेल वॉल जो होती है, इसको क्या करता है, सेफ प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये टफ होता है ना, पेप्टिडोग्लाइकैन का बना होता है, राइट। पेप्टिडोग्लाइकैन का बना होता है, बना किसका होता है, पेप्टिडोग्लाइकैन का बना होता है। और पेप्टिडोग्लाइकैन क्या होता है, एक तरह से ये पॉलीसैकेराइड भी होता है ना, यानी कि आप कह सकते हो ये क्या है, म्यूको पेप्टाइड्स है, दो चीजों से मिलकर बना। ग्लाइकैन मतलब क्या, शुगर वाला पार्ट, और पेप्टिडो मतलब प्रोटीन वाला पार्ट, ठीक है ना, दो चीजों से मिलकर बना होता है। कैसा होता है ये, तो ये रिजिड होता है। रिजिड होने की वजह से क्या करता है, एक
से प्रोवाइड करता है। ठीक है, हाँ या ना, बात समझ में आया? इसके अलावा बहुत ढेर सारी एंटीबायोटिक जो होती है, बहुत ढेर सारी एंटीबायोटिक होती है, जिसमें आपने नाम सुना होगा पेनिसिलिन के बारे में, ऐसा सुना है ना, बहुत सी एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक क्या करती है, इसके जो क्रॉस लिंक, या आप जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो उसमें जो क्रॉस लिंकिंग होती है, मतलब जो पेप्टिडोग्लाइकेंस के स्ट्रैंड है, थ्रेड्स है, उनमें जो लिंकिंग होती है वो कैसी होती है, क्रॉस लिंक होता है, राइट। तो उसको क्या करता है, मतलब क्रॉस लिंकिंग को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया अपना डिवीजन नहीं कर पाता, प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता, तो हम एंटीबायोटिक उसको रोक देता है। लाइक पेनिसिलिन के बारे में मैंने बताया। तो मैं एक छोटा सा यहाँ पर पूरा पॉइंट लिखूंगा, राइट। जैसे देखो, नंबर ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक समझ में आएगी ना आपको, कितने टाइप का है, 5 टाइप का ना। जैसे एग्जांपल में हम बात, एंटीबायोटिक नहीं, वो एंटीबॉडीज है। और एंटीबायोटिक का मतलब होता है किसी लिविंग की बॉडी का सिक्रेशन, किसी लिविंग की बॉडी का सिक्रेशन। सपोज एक लिविंग है ए, इसकी बॉडी से कुछ सिक्रेशन हो रहा है बाहर, और वो किसी दूसरी लिविंग को यानी बी को अपने पास में ग्रोथ ना करने दे या मार दे, तो ऐसे ऐसे सिक्रेशन को हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक। क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक। समझ में आया? जैसे एग्जांपल क्या हमारे पास, पेनिसिलिन। ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ पर दे देता हूँ। ये क्या करता है, इनहिबिट करता है। किसको इनहिबिट मतलब रोकता है, किसको, जो आपका पेप्टिडोग्लाइकेंस के थ्रेड है, स्ट्रैंड है, उनको क्रॉस लिंकिंग में, लिंकिंग मतलब जोड़ना, राइट, क्रॉस लिंकिंग ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेंस, ठीक है, स्ट्रैंड्स। ठीक है, अब ऐसा होने के बाद में क्या होगा, जब ये रोक देगा तो सेल क्या हो जाएगी, फट जाएगी। सेल क्या हो जाएगी, फट जाएगी। ठीक है, हाँ या ना? देयरफॉर सेल अंडरगोज लिसिस, लिसिस का मतलब होता है रप्चर होना। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ दीज एंटीबायोटिक। बहुत ढेर सारे टाइप की एंटीबायोटिक्स है जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर। ठीक है, बात समझ में आई क्या, क्या वर्क करता है, हमें समझ में आ गया। चलो अब अगली बात करते हैं हम यहाँ पर। किसी को कोई डाउट, नंदनी, मनु, नंदिनी पूछा था आपने, पैथोजन एज सेम एज एंटीजन। हाँ बिल्कुल कह सकते हो, जो पैथोजन्स होते हैं, डिजीज कॉजिंग जो एलिमेंट होते हैं, उनको पैथोजन बोल सकते हैं, लेकिन हम सॉरी उनको हम एंटीजन बोल सकते हैं, लेकिन एंटीजन बेसिकली तब बोलते हैं कोई भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल जब हमारी बॉडी के अंदर आए, चाहे वो सेल हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, राइट, हमारी बॉडी के अंदर आए और हमारी बॉडी को, इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर दे कि वो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन उस फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट में करना स्टार्ट कर दे, राइट। तो हम उसे बोलते हैं एंटीजन। एंटीजन का पूरा मीनिंग यही है कि एंटीबॉडी जनरेटर। एंटीजन का मतलब क्या होता है, एंटीबॉडी जनरेटर। क्लियर, चलो आगे चलते हैं, अभी इसमें कोई डाउट? ठीक है, हम आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने बात की सबसे पहले किसका सॉरी सेल वॉल के बारे में बात किया। दूसरे नंबर पे जब आप पढ़ रहे थे तो मैंने वहां पर, हम लोगों ने नाम लिखा था क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, नाम क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दूसरा नंबर पर। अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हो तो ये जैसा कि यूकैरियोट्स के अंदर है वैसा ही होता है। ठीक है, और इसका, अब जैसे कोई चीज होती है, इस कोई एक मेम्ब्रेन ये हो गई, इसके ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और ये सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन का मतलब दो चीजें इसके अंदर है, एक क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, आपको मालूम है, दूसरा क्या होता है, सॉल्यूट होता है ना, हाँ है ना। और ये क्या, देखो ये मेम्ब्रेन हो गई। अब इसमें से ये, ओके,
ये क्या करता है, ओनली सॉल्यूट को अंदर जाने देता है, सॉरी ओनली सॉल्वेंट को अंदर जाने देगा बट सॉल्यूट को जाने नहीं देगा। बात समझ में? ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें से केवल सॉल्वेंट पास हो, सॉल्यूट ना हो, तो हम क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट में से SPM बोलते हैं। क्लियर है? तो आप देखोगे तो ये कैसा वर्क करता है, वर्क एज कह सकते हैं। इसका नेचर कैसा है, तो नेचर एज कैसा है, SPM की तरह। नेचर कैसा है, लाइक SPM। समझ में आया? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, बनी किसकी होती है, तो दो चीजों से मिलकर बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन। दैट्स वाई हम कह सकते हैं मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन। लाइपो मतलब, समझ में आया? लाइपो का मतलब लिपिड और प्रोटीन। ठीक है, ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो कह सकते हो सिमिलर, यानी स्ट्रक्चर के बारे में जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, सिमिलर एज यूकैरियोटिक। समझ में? सिमिलर एज यूकैरियोट्स मेम्ब्रेन, जैसा कि उनका मेम्ब्रेन का अरेंजमेंट होता है कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी है। और अंदर की ओर जब मेम्ब्रेन अंदर की ओर फोल्डिंग करती है तो आपको मालूम है क्या बन जाता है, मीजोसोम। ठीक है, मीजोसोम्स मालूम है ना, मैंने बताया जो अंदर की ओर फोल्डिंग होती है, एक्सटेंशंस होती है, ये क्या करती है, किस फॉर्म में होती है, तो या तो मीजोसोम बेसिकल के फॉर्म में होती है, राइट, या फिर ये ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में होती है, या फिर ये लैमली के फॉर्म में हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि तीनों फॉर्म में हो। ठीक है, ये क्या काम करता है, अगर मीजोसोम के बारे में जैसे हम बात करें, फंक्शन के बारे में क्या काम करता है, तो जब सेल डिवीजन होता है, क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, तो उस टाइम पे नई सेल बनती, तो वहां भी सेल वॉल चाहिए ना, तो कह सकते हो ये सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। क्लियर? और क्या करता है, आप जब जब डीएनए जो होता है ना, रिप्लिकेट करता है, क्योंकि आपको मालूम है जब कभी भी रिप्रोडक्शन होता है, सेल का डिवीजन होता है, तो सबसे पहले डीएनए कंटेंट डबल होता है। तो ये डीएनए कंटेंट क्या करता है, रेप्लिकेशन। डीएनए कंटेंट जब डबल होता है मतलब उसकी कॉपी बनती, कॉपी मतलब रेप्लिका, तो आप कह सकते हो डीएनए रेप्लिकेशन में ये हेल्प करता है। बात समझ में आई क्या? और क्या करता है, तो आप कह सकते हो जो सेल डिवीजन के बाद में जब डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, राइट, तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन और डॉटर सेल में भी क्या करता है, हेल्प करता है ऑफ। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो आप मेरे को बोलो। हाँ, क्लियर है? इसके अलावा भी कुछ काम करता है, जैसे इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं। अब रेस्पिरेटरी एंजाइम्स अगर होते हैं तो इसका मतलब ये रेस्पिरेशन में भी क्या करेगा, हेल्प करेगा। हाँ है ना? ठीक है, रेस्पिरेशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। क्लियर? ये बात समझ में आ गई यहाँ पर? सम टाइम क्या करता है, कुछ टाइम ये क्या करता है, कभी कभी सिक्रेशन भी करता है, तो सिक्रेशन में भी हेल्प करता है, जैसे हमारे अंदर ग्लैंड्स होती है ना, वैसे यहाँ पर सम टाइम ये सिक्रेशन में भी हेल्प करता है। बात समझ में? सिक्रेशन प्रोसेस से क्या फायदा होता है, और इसका इससे ओवरऑल फायदा क्या है, चूंकि जो सरफेस एरिया है वो इसकी वजह से क्या होता है, बढ़ जाता है। ऐसा साइन लगने का मतलब है, ऊपर एरो करने का मतलब इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है? हाँ या ना? अभी कुछ प्रोकैरियोट्स के अंदर, कुछ प्रोकैरियोट्स के अंदर मैंने बताया था क्लोरोफिल वगैरह पाया जाता है, राइट। तो अगर हम यहाँ पर बात, मैं ऐसे लिख देता हूँ, इन सम प्रोकैरियोट्स, ठीक है, लाइक
साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर? इसमें क्या होता है, मान लो मीजोसोम कंटेन पिगमेंट्स, राइट? क्या होता है इसके अंदर? पिगमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, तब इसको हम क्या बोलते हैं? मैंने अभी कुछ देर पहले नाम तो बताया ही था ना, क्रोमैटोफोर्स बोलते हैं। बात समझ में आई क्या? फ्लैजेला के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, फ्लैजेला के बारे में बता ही दिया है कि कैसा होता है, 9+2 अरेंजमेंट होता है। ठीक है, 0 अरेंजमेंट होता है इसके अंदर, है ना? किसका बना होता है? फ्लैजिल प्रोटीन के बारे में बात किया है। तो बात साथ में वहीं पर मैंने आपको बताया था, अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लैजेला, राइट, मूवमेंट में हेल्प करता है या नहीं, तो हमें मालूम है मूवमेंट में ये हेल्प करता है। ठीक है, लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए कि पिलाई, राइट, और तुमसे पूछा जाए फिमरी, मैंने नाम बताया है, ये पिलाई किसका बना होता है? तो याद रखना प्लीन प्रोटीन का। ठीक है, दूसरी बात मैंने कहा था फिमरी के बारे में बात की थी। ठीक है ना, अगर फिमरी के बारे में बात करें तो ये एक देखोगे क्या होता है, तो फिमरी नियर, ऐसा कह सकते हो कि फिमरी जो होता है ना, एक ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होता है, बट ये दोनों ही हेल्प नहीं करते किसमें? मूवमेंट, है ना? मूवमेंट में कोई हेल्प नहीं करते, सिर्फ अटैच होने में वर्क करते। इसके बारे में मैंने आपको बताया है, क्लियर है? अब आगे आप पढ़ने वाले हो दो टाइप के बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव के बारे में बात करेंगे, राइट? उसके पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर बता देता हूँ, फिर मीजोसोम के बारे में और आगे बात करते हैं। ठीक है, जैसे आपका जो मीजोसोम है, इसको ये कौन से बैक्टीरिया में ज्यादा मिलता है, ग्राम पॉजिटिव में या ग्राम नेगेटिव में? तो ध्यान रखना, मीजोसोम जो है ना, ग्राम पॉजिटिव में कॉमनली मिलता है। ठीक है, कॉमनली प्रेजेंट, ऐसा मतलब प्लस बना के अगर कवर करते तो मतलब प्रेजेंट, और निगेटिव माइनस का साइन करके करते हैं तो इसका मतलब निगेटिव। समझ जाओगे ना ये चीज? प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, वही अगर बात किया जाए किसके बारे में, पिलाई के बारे में, पिलाई के बारे में बात करें तो यू नो बेटा, पिलाई किसके अंदर पाया जाता है? तो ये कह सकते हो कॉमनली सीन इन, या कॉमनली प्रेजेंट इन, वहां पर ग्राम पॉजिटिव है तो यहाँ पर हम बात करते हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? अब देखो बैक्टीरिया के अंदर और क्या बचा हमारे पास, तो अब हमारे पास बैक्टीरिया के अंदर बचता क्या है? राइबोसोम। और ये तो हम पहले से मालूम है राइबोसोम कैसा होता है, सबसे पहले मैंने इसके बारे में बात करी, राइट? नॉर्मली राइबोसोम के दो कंपोनेंट होते हैं, एक ऐसा पॉइंटेड कंपोनेंट होता है, एक ऐसा होता है कप लाइक, राइट? इसका जब मेजरमेंट देखोगे ना तो कितना होता है? 30s। कितना होता है? 30s। और इसका मेजरमेंट देखोगे तो कितना होता है? ये 50s होता है। ठीक है, ये दोनों एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। कब? एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जब भी प्रोटीन का सिंथेसिस हो तभी IF1 एंड IF2, इनिशिएशन फैक्टर 1 एंड इनिशिएशन फैक्टर 2, और मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में क्या होते हैं? आपस में जुड़ जाते हैं। इसका जो पॉइंटेड वाला ऐसा एरिया है, ये जो यहाँ डिप्रेशन है ना, ये इस डिप्रेशन में आके फिट हो जाता है, ऐसा फिट हो जाता है। अब इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? मेजरमेंट कितना हो जाएगा? 70s। जबकि होना कि इतना चाहिए था 30, और 50 कितना 80s होना चाहिए था, इन कितना होगा? 70s, बिकॉज
ये जो पॉइंटेड वाला है इस डिप्रेशन में आके फिट हो जाता है तो थोड़ा सा मार्जिन चला जाता है। क्लियर है ना? हाँ या ना? और ये हमेशा कब जुड़ता है? जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है तभी आपस में जुड़ता है, राइट? अदरवाइज जुड़ता नहीं है, ये साइटोप्लाज्म में अलग अलग रहता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, या मैंने बताया ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ IF1? IF का मतलब क्या होता है? इनिशिएशन फैक्टर्स। ये एक तरह से क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। बेसिकली क्या है ये? आप कह सकते हो बेसिकली ये है एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, चलो हम आगे बात करते हैं। तो आपने देखा कितना होता है, तो हमने देखा, हाँ बोलो कुछ कह रहे हो क्या? आपने देखा ना कि, मनु कुछ बोल रहे हो आप? मनु आप कुछ कह रहे हैं क्या? ओके, तो आपने देखा कि कैसा होता है, तो हमने देखा 70s होता है। क्लियर है? और अगर इसी का साइज हम नैनोमीटर में बात करें, कितना, अगर हम इसका साइज बात करें नैनोमीटर में, तो आप कह सकते हो इसका जो साइज होता है, नैनोमीटर में बात कर रहे हैं, तो या तो 15 नैनोमीटर, टू कितना होगा 20 नैनोमीटर के आसपास। क्लियर? साइज होगा नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल टू कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर होता है। क्लियर? अब देखो छोटी सी बात और, नॉर्मली क्या होता है, मैंने आपसे कहा ये अलग अलग होते हैं, बट एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस क्या होते हैं? एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ये आपस में जुड़ते हैं। ऐसा होता है यहाँ पर एक mRNA, क्योंकि mRNA के पास क्या होता है? कोडान्स होते हैं। क्योंकि प्रोटीन क्या होता है? पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स, राइट? और यू नो प्रोटीन सिंथेसिस में एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं। तो सॉरी, प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होते हैं? एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं। क्लियर है ना? देखो एक बात समझना, व्हाट इज प्रोटीन? पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। प्रोटीन क्या होता है? मैं जल्दी से लिखता हूँ क्योंकि आपको अभी दूसरी क्लास भी है इसके बाद में। क्या? पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। ठीक है, कोई दूसरी क्लास है क्या इसके बाद? ओके, नहीं है तो फिर 10 मिनट लेट छोड़ता हूँ मैं तुमको। ठीक है, कोई जल्दी तो नहीं किसी को? चलो मैं इस कंसेप्ट को खत्म करता हूँ जिससे पूरा खत्म हो जाएगा, राइट? अब देखो mRNA के पास में क्या होता है? कोडान्स होते हैं, और वो कोडान इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि एमिनो एसिड का सीक्वेंस क्या होगा, राइट? यू नो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए टोटल नंबर ऑफ एमिनो एसिड होते हैं, वो कितने होते हैं? 20 एमिनो एसिड। जबकि अगर आप देखोगे तो एमिनो एसिड बहुत ढेर सारे हैं, बट प्रोटीन की सिंथेसिस के अंदर जब बात करोगे तो ओनली कितने हैं? 20 एमिनो एसिड यूज में आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, राइट? जैसे हम नाम लिखते हैं किसी का, कुछ लिखते हैं इंग्लिश में, अल्फाबेट्स कितने हैं? 26, बट कॉम्बिनेशन सो मेनी ना। हाँ है ना? ये तो हमने देखा है कि अल्फाबेट 26 होते हैं, लेकिन जब उसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो बहुत ढेर सारे होते हैं ना। तो सेम एज जब आप बात करते हो कि प्रोटीन सिंथेसिस में एमिनो एसिड कितने यूज होते हैं, तो याद रखना ओनली 20 यूज होते हैं। अब इन 20 का ढेर सारा नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हो जाता है, अरेंजमेंट होता है। और ये अरेंजमेंट कैसे होगा? ये कहाँ पर होता है? ये डीएनए के पास में होता है। तो डीएनए के पास क्या होते हैं? कोडान्स होते हैं। क्या होते हैं? कोडान्स। और कोडान्स कितने हमारे पास? 64 है, राइट? ये डीएनए से बनता है ना एमआरएनए, डीएनए से बनता है ना एमआरएनए। तो एमआरएनए, डीएनए एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, डीएनए एक छोटा, और आरएनए एक छोटा सा पार्ट का कन्वर्जन है। क्लियर है ना? मैं बताऊंगा कैसे होता है आगे की क्लास में, समझ में। और यहाँ पर जो टीआरएनए होता है, टीआरएनए इज अ लेबर, राइट? आरआरएनए कहाँ होता है? आरआरएनए राइबोसोम में होता है। एमआरएनए कोडान होता है इसके पास। क्या होता है इसके पास? तो हमको मालूम है, यहाँ सॉरी, इसको मालूम है हमें, इसके पास क्या होता है? कोडान्स होते हैं। टीआरएनए क्या करता है? इन कोडान्स को रीड करता है, मतलब इसके पास क्या होता है? एंटी कोडान्स होते हैं, राइट? और ये क्या करता है फिर? जैसा एंटी कोडान को रीड किया, फिर वैसा एमिनो एसिड को ला के सीक्वेंस में अरेंज करता है, लेबर की तरह। समझ में आया क्या?
और rRNA कहाँ है? राइबोसोम के अंदर। और rRNA कहाँ है पर? राइबोसोम के अंदर है। क्लियर है? तो प्रोटीन सिंथेसिस में देखो तीनों टाइप के प्रोटीन सिंथेसिस में अगर आप देखो तो तीनों टाइप के आरएनए का यूज होता है। एमआरएनए का भी होता है, आरआरएनए का भी होता है और टीआरएनए का भी होता है। क्लियर है? अब मैं सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ? मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोगों में क्या होता है, एक एमआरएनए से एक ही आरएनए जुड़ता है। लेकिन यूकैरियोट्स पे क्या होता है, जो एक एमआरएनए होता है, इसके साथ में मेनी राइबोसोम्स आके अटैच हो जाते हैं। ठीक है? तब हम इसको क्या बोलते हैं? पॉली राइबोसोम्स बोलते हैं। ठीक है? या सम टाइम इसे आप बोलोगे क्या? पॉलीसोम्स भी बोलते हैं। क्लियर है? हाँ या ना? ये बात समझ में आया? जब मेनी राइबोसोम्स अटैच हो जाएंगे तब क्या बोलेंगे? पॉलीराइबोसोम्स या राइबोसोम। और यू नो ना, राइबोसोम इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। क्लियर है ना? राइबोसोम को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। ध्यान रहेगा चीज। क्लियर है? अब देखो लास्ट वन हमारे पास एक और छोटा सा पार्ट है इसका। चाहो तो अगर आप रुको तो मैं बताऊं। 10 मिनट और रुकोगे आप लोग? ओके, तो ये मैं आज प्रोकैरियोट खत्म कर देता हूँ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और हाँ बोलो बेटा, क्या कह रहे हो? सर ये एंड वाला रिपीट करना है एक बार फिर से। ये पॉलीराइबोसोम। यस सर। ओके, मैंने आपसे कहा कि डीएनए से जो एमआरएनए बनता है, इसके पास क्या होता है? कोडान्स होते हैं, राइट? और व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। तो टोटल कितने एमिनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं? ओनली 20 एमिनो एसिड का ही कॉम्बिनेशन है जिससे ढेर सारे प्रोटीन बनते हैं। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए तो क्या केवल 20 ही एमिनो एसिड होते हैं? नहीं, एमिनो एसिड तो बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस में ओनली और ओनली 20 पार्टिसिपेट करते हैं। तो कोडान्स कितने होते हैं? 64 होते हैं। टीआरएनए के पास क्या होता है? कोडान्स को रीड करने की पावर होती है। रीड करता है, फिर वैसा एमिनो एसिड को लेके आता है और उसी सीक्वेंस में लगा देता है। क्लियर है? हाँ या ना? जिससे क्या होता है? एमिनो एसिड की एक चेन बन जाती है। जिससे क्या होता है? एमिनो एसिड की एक चेन बन जाती है। देन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होता है। और लास्ट में मैंने आपको बताया कि हम लोगों में क्या होता है, एक एमआरएनए से एक ही आरएनए जुड़ता है, एक एमआरएनए से एक ही राइबोसोम जुड़ता है। लेकिन यहाँ पर प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, एक एमआरएनए से देखो कितने ढेर सारे मेनी राइबोसोम जुड़ जाते हैं। देन इट इज नोन एज पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम्स। क्लियर है? चलो, एंड लास्ट वन हमारे पास, मैंने आपको बताया था इसके अंदर और क्या होता है। तो यहाँ पर इंक्लूजन बॉडी के बारे में, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो इसके बारे में कुछ भी नहीं बताने वाला आपको। ठीक है ना? बताया था ना शुरुआत में ही। स्टोरेज का काम करती है, स्टोरेज ग्रेन्यूल्स को बोलते हैं। हमने यहाँ पर बात की किसने? फास्फेट ग्रेन्यूल्स के बारे में बात किया था, और साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स के बारे में बात किया था, और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स के बारे में बात किया था। तीनों है ना? वहां पर दो लिखा था क्या? एक मिनट में देखता हूँ, वहां दो लिखा है मेरे साथ। बनाया है मैंने 3, बट लिखा है मैंने 2। एक मिनट। यस, बनाया तो मैंने 3, बट यहाँ पर लिखा मैंने आपको सिर्फ 2 ही है। तो मैं एक और यहाँ पर लिख देता हूँ। तीसरा वाला जो क्या है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, काम क्या है? स्टोरेज का काम करता है। काम क्या करता है? बॉडी के अंदर स्टोरेज का काम करता है। क्लियर? हाँ या ना? अब इसके बाद में मेरे पास एक चीज और बचती है। मैं आपसे कुछ देर पहले कहा था ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव के बारे में बात किया था। तो हम देखते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। एक साइंटिस्ट थे, मिस्टर किशन आइडोग्राम कह सकते हो, इनका नाम था। क्रिश्चियन ग्राम नाम था, मैंने आइडो अलग से जोड़ दिया। ठीक है? इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया, कुछ ढेर सारे बैक्टीरिया लिए, उसको एक स्टेन में डाला।
डालने के बाद में देखा कि इन बैक्टीरिया में इसका कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया, चेंज हो गया। फिर इसको क्या किया, अल्कोहल लिया, अल्कोहल में वॉश किया। वॉश करने के बाद देखा कि कुछ बैक्टीरिया तो ब्लू हो गए और कुछ कुछ ब्लू, जो ब्लू ब्लू रह गए, और कुछ हुए क्या, अपने नॉर्मल कलर में आ गए। ठीक है, तो जो नॉर्मल कलर में आ गए उनको उन्होंने बोला ग्राम पॉजिटिव, और जो नहीं रहे कलर को, जो रिटेन कर पाए, मतलब सॉरी उल्टा हो गया, जिन्होंने कलर को रिटेन किया उनको बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव, जो रिटेन नहीं कर पाए उन्हें क्या बोलते हैं, ग्राम निगेटिव। बात समझ में आई क्या? हाँ है ना? दोबारा बताओ क्या? चलो दोबारा बताता हूँ। इन्होंने क्या लिख दिया, कुछ एक स्टेन मतलब होता है कलर, डाई कह सकते हो, स्टेन बोलो या डाई बोलो या कलर बोलो। उसमें इन्होंने ढेर सारे बैक्टीरिया पोर किए। आफ्टर सम टाइम देखे सारे बैक्टीरिया कैसे ब्लू ब्लू से हो गए। फिर उन्होंने अल्कोहल से क्या किया, वॉश किया। फिर देखा कि कुछ बैक्टीरिया अपने कलर में आ गए जैसे पहले थे, और कुछ बैक्टीरिया क्या हो गए, ब्लू ही रह गए। तो जो अपने कलर में आ गए, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्राम निगेटिव। और जो कलर, जो ब्लू रह गए, उन्हें क्या बोलते हैं, ग्राम पॉजिटिव। बात समझ में आई क्या? क्लियर? मैं इसको थोड़ा सा करता हूँ, ये क्या है, ग्राम पॉजिटिव। और जो नॉर्मल कलर में आ गए वो क्या है, ग्राम निगेटिव। क्लियर? चलो एक आपका 5-7 मिनट और लूंगा, बस ज्यादा नहीं। तो डिफरेंस के बारे में मुझे बात करनी है, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक साइड में लिखना पड़ेगा ग्राम पॉजिटिव, तो दूसरी साइड में लिखना पड़ेगा हमें ग्राम निगेटिव। ठीक है, देखते हैं। ग्राम पॉजिटिव में जैसा मैंने बताया कि कलर क्या होता है, रिटेन करता है, राइट। यहाँ पर छोटा सा पॉइंट वही लिख देते हैं, द बैक्टीरिया, क्लियर, रिमेन कलर्ड। क्लियर है? कैसा कलर रहेगा, आइदर ब्लू रहेगा या फिर पर्पल रहेगा। क्लियर है? किसके साथ में वॉश किया, हम कह सकते हैं आफ्टर वॉश विद अल्कोहल। बात सुन रहा है क्या? ठीक है, और यहां पर जब बात करते हैं, ओहो एक मिनट, हाँ, जब आप ग्राम निगेटिव में बात करते हो तो हम डायरेक्ट में लिखता हूं यहाँ पर डू नॉट रिटेन। ठीक है, जो स्टेन था उसको रिटेन नहीं कर पाया। बात समझ में? अब देखो इसके अंदर दूसरा पॉइंट देखो, जो ग्राम निगेटिव होता है यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, अब्सेंट होती है। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे तो आउटर मेम्ब्रेन क्या है, अब्सेंट है। आउटर जो ग्लाइकोक्लेक्स के बारे में जैसे आपने बात की ना, यहाँ पर क्या है, मेम्ब्रेन क्या है, अब्सेंट है। माइनस के साथ में सर्किल का मतलब अब्सेंट है। लेकिन जब यहाँ बात करोगे तो क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, जब सेल वॉल के बारे में बात करो, इसकी थिकनेस के बारे में बात करो तो कितना होता है, 20 to 80 नैनोमीटर। और मैंने बताया ना आपको कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। वही जब आपने सेल वॉल के बारे में यहाँ पर बात करी तो कितना है, 8 से 12 नैनोमीटर होता है थिकनेस। समझ में आई क्या बात? अब देखो इसकी जो सेल वॉल होती है वो स्मूथ होती है ऐसे। ठीक है, अंदर सेल वॉल के क्या है, तो हमें मालूम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसकी वजह से ये स्मूथ होने की वजह से आप सेल मेम्ब्रेन के साथ में ये जुड़ नहीं पाती, अटैच नहीं हो पाती। बात समझ में? तो यहाँ पर मैं छोटा सा पॉइंट लिखेंगे, इसकी वॉल कैसी है, राइट, तो हम कहेंगे यहाँ पर स्मूथ। क्लियर? ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ की बात करोगे तो वॉल कैसी है, वेवी है, वेव है, मतलब
अंदर की ओर कहीं ऐसे गई है, कहीं ऐसा है, बात समझ में आया क्या? और ये क्या, अगर ऐसा होगा तो अंदर कहीं ना कहीं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना उसके साथ में भी क्या हो जाएगा, ये अटैच हो जाएगा कुछ जगह पर, क्योंकि नेचर कैसा है, वेवी है ना। बात समझ में आई? ऐसा नेचर है जिसकी वजह से क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में अटैच हो जाएगा। क्लियर है? तो वॉल कैसी है, इस वेव से वेवी हो जाएगा। बात समझ में आया? एंड कम इन कांटेक्ट किसके साथ में, हर जगह तो होगी नहीं लेकिन कुछ जगह पर, विथ प्लाज्मा लेमा बोलो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो या सेल मेम्ब्रेन बोलो, बात एक ही होती है। बात समझ में? ओनली एट फ्यू पोजीशन, फ्यू पोजीशन या फ्यू लोकाई लिख दो यहाँ पर तब भी चलेगा। बात समझ में आई क्या है? पर कैसा है नेचर, वेवी। और इसके बारे में बात की, एक होता है इसका कंटेंट, जब देखोगे तो यहाँ पर होता है क्या है, म्यूरिन। क्या होता है, म्यूरिन। म्यूरिन का जब कंटेंट आप देखते हो तो इसके अंदर कितना होता है, 70 to 80% होता है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लेकिन जब आप इसके अंदर म्यूरिन का कंपोजिशन देखोगे, म्यूरिन का कंपोजिशन यहाँ पर देखोगे तो कितना होता है, 10 to 20% ही होता है। क्लियर है? यहाँ पर जब फ्लेजिला देखते हो तो फ्लेजिला का जो जैसे पार्ट होता है, जैसे ये फ्लेजिला हो गया, राइट। एक फ्लेजिला का ये सबसे अंदर वाला पार्ट होता है, दिस इज नोन एज बेसल बॉडी। इसे क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी बोलते हैं। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पर, और सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, फ्लैजिलम होता है, राइट। तो आप देखोगे यहाँ जो बेसल बॉडी है, जो बेस पे है, इसे क्या बोलते हैं लोग, बेसल बॉडी। क्लियर है? यहाँ पर जो फ्लैजिला पाया जाता है, फ्लैजिला का सिंगुलर होता है फ्लैजिलम। ठीक है ना? यहाँ पर क्या होता है, तो आप देखो कंटेन 2 रिंग्स होती है। ठीक है, यही जब यूकैरियोट्स के, सॉरी, आप जब ग्राम नेगेटिव के अंदर बात करते हो तो यहाँ पर कितना होता है, आप कह सकते हो, ये डू कर देता हूं मैं, ध्यान रखना, यहाँ पर सेम है ना, जैसा ये वही। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 4 रिंग्स होती है। कितनी होती है, 4 रिंग्स होती है। एक होता है टिकोइक एसिड, नाम क्या है इसका, टिकोइक एसिड। ठीक है, आप देखोगे ग्राम पॉजिटिव जो होता है ना, इसके अंदर टिकोइक एसिड जो होता है प्रेजेंट होता है। टिकोइक एसिड एसिड यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्लियर है? और जब बात करोगे यहाँ पर तो क्या होता है, आप कहोगे यहाँ पर अब्सेंट होता है। कौन, तो टिकोइक एसिड के बारे में बात कर रहे हैं। और आपको मालूम है, ग्राम पॉजिटिव जो होता है ये हमें ज्यादातर डिजीज क्रिएट नहीं करता है, मोस्टली हमें क्या करता है, डिजीज नहीं क्रिएट करता है। ठीक है, मोस्टली हमें डिजीज नहीं क्रिएट करता है, या कह सकते हैं मोस्टली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया डिजीज नहीं क्रिएट करते, मतलब पैथोजेनिक कम होते हैं। वही ग्राम नेगेटिव जो होता है वो पैथोजेनिक ज्यादा होता है। बात समझ में आया क्या? ठीक है, डिजीज ज्यादा क्रिएट करता है। तो वही लास्ट पॉइंट में लिखता हूँ यहाँ पर, अ फ्यू पैथोजेनिक, ठीक है, बैक्टीरिया तो है। जब आप यहां बात करते हो तो क्या कहेंगे यहाँ पर, मोस्ट ऑफ पैथोजेनिक। क्लियर है? ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है वो मोस्टली क्या है, पैथोजेनिक है। ठीक है, तो मैं आज क्या करता हूँ, आपको ये शेयर करता हूँ। ठीक है, मैं आपको क्या करता हूँ, ये शेयर करूंगा। तो कुछ डाउट्स है तो मुझे आप बोल सकते हो। मैं पीडीएफ शेयर करूंगा आपको आज यहीं तक, कल हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में स्टार्ट करेंगे जब भी लेक्चर होगा। तो भूमि, मालविका, मनु, नंदिनी, पीयूष, तरनजीत, इनमें कोई डाउट है क्या अभी तक जो हमने पढ़ा बेटा? ओके मनु, भूमि, मल्लिका, बाकी मलविका, कोई नहीं? क्लियर आपको नो समझ में सर। आया? क्लियर समझ में आया पीयूष आपको? यस सर। ठीक है,
तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी अपन फिर से नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना? ठीक है, ओके ओके। तो मैं इधर से क्लोज करता हूँ, मैं पीडीएफ सर को देता हूँ, शेयर करेंगे ग्रुप पे, ठीक है? बाय बेटा, बाय बाय। सर वेलकम बेटा, वेलकम वेलकम। ठीक है, मैं इधर से अभी कट करता हूँ, एंड करता हूँ। ओके बेटा, वेलकम।